मई, जून, जुलाई और अगस्त, महज 4 महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हुई। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, बदले में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस शुरू हुआ। ये लड़ाई 4 दिन चल पाई, पर इसने विश्व राजनीति में कई नए सवाल भी पैदा किए और कितने ही देशों की पोजीशनिंग एकदम क्लियर हो गई कि कौन किस पाले में खड़ा है किसके साथ। जैसे 4 जुलाई को फिक्की के एक कार्यक्रम में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था। जब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, तब बता भी दिया कि हम जानते हैं कि भारत का अगला कदम, अगले वेक्टर्स कहां प्राइम हो रहे हैं। यह जानकारी उन्हें चीन से मिल रही थी, ऐसा वाइस चीफ ने कहा। पाकिस्तान फ्रंट फेस था, सारा सपोर्ट चीन से मिल रहा था। हार्डवेयर इंटेल, गलवान से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने कभी इतनी सफाई से चीन का नाम लेने का साहस नहीं किया। सेना की ओर से भी जो बयान आते थे उनमें संयम ही देखने को मिलता था। एमईए के जो बयान होते थे उनमें संयम रहता था। रिटायर्ड अधिकारी जरूर चीन का नाम लेते थे, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स नहीं कहते थे कुछ। इसलिए जब जनरल राहुल ने चीन का नाम लिया तो यही मतलब निकाला गया कि ये बात जरूर ऊपर से अप्रूव हुई होगी, तभी वो कह रहे हैं। इस बयान को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन लग रहा है कि जैसे कितने सालों पुरानी बात है, क्योंकि अब माहौल पूरी तरह बदल गया है। ड्रैगन और हाथी की दोस्ती की बात चल रही है। कोई कह रहा है क्वाड वॉड कुछ नहीं होता है, अब तो आरआईसी का जमाना है, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी का गियर बदल गया है। चीन में प्रधानमंत्री मोदी बस शी जिनपिंग से ही नहीं मिलकर आए, उनके राइट हैंड और चीफ ऑफ स्टाफ काईची से भी मिले हैं। और ये सब एससीओ समिट के टी ब्रेक पर नहीं हुआ, बाकायदा द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने शेड्यूल में से 2 दिन निकाले थे। पहले दिन वो शी जिनपिंग से मिले, काईची से भी मिले। उसके बाद तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से भी हुई। दोनों को एक गाड़ी में सवारी करते हुए भी देखा गया। ये सब एक ऐसे समय में हुआ है जब क्या इंडस्ट्री, क्या किसान और क्या छात्र सब टकटकी लगाकर सरकार की तरफ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, भारत से होने वाली लीगल इमिग्रेशन को भी जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उसका असर कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इसलिए आज के राजदूत में बात इसी पर कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के बैठक में हिस्सा लेने से भारत को क्या हासिल हुआ, क्या हम सीमा विवाद और चीन के साथ भारत के 99 अरब डॉलर के व्यापार घाटे पर किसी नई समझ को पैदा कर पाए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। मोदी और शी के हाथों में दुनिया की 35% से ज्यादा आबादी की जिम्मेदारी है। 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की किस्मत यही 2 नेता तय करते हैं। बहुत पावरफुल लीडर्स हैं, इसलिए इनकी कोई भी मीटिंग हो जाए वो इंपॉर्टेंट ही होगी, ना ही सिर्फ इन 2 देशों के लिए बल्कि इस रीजन के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। फिर इन दिनों वर्ल्ड ऑर्डर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। फ्री वर्ल्ड का जो लीडर था, सो कॉल्ड अमेरिका, उसने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया, काली गंगा में कुदा के। फ्री ट्रेड की जगह वो टैरिफ रिजीम की ओर चला गया है। अपने दुश्मनों से ज्यादा अमेरिका अपने दोस्तों की लानत मलानत कर रहा है। रूस बीते दौर की महाशक्ति है, यूक्रेन के मैदानों में उसकी फौज उलझी हुई है। यूरोप कंफ्यूजन में है और मध्य पूर्व में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। जिसके हाथ में लाठी है वो भांज रहा है और जिसके पास कोई चारा नहीं है वो मार खा रहा है। एक लीडरशिप वैक्यूम है। इस उथल पुथल के बीच 2 देशों को अमेरिका ने अलग से मार्क किया है। भारत, जिसने अमेरिकी टैरिफ स्वीकार किए लेकिन अमेरिकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया, और चीन, अमेरिका से इतर इकलौता देश जिसे महाशक्ति कहा जा सकता है। अगर अमेरिका हथियारों के बल पर महाशक्ति है तो चीन मैन्युफैक्चरिंग के बल पर महाशक्ति है। बीते 3 दिनों में जो हुआ वो अमेरिका से मायूस इन 2 देशों के बारे में खासकर था, भारत और चीन। स्पेशली इंडिया में इन घटनाओं को ऐसे देखा गया। लोग इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री स्वयं चीन गए हैं तो क्या टैरिफ की मार कम करने को लेकर कोई बड़ी डील साइन करके लौटेंगे, क्या किसी नए इन्वेस्टमेंट की बात होगी। चाइनीज कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात चल रही थी इंडियन कॉरपोरेट्स को, क्या उस पर कुछ नया होगा। जब टेक्सटाइल सेक्टर में रोज सैकड़ों की दर से नौकरियां जा रही हों, फार्मा अपने फ्यूचर को लेकर सशंकित हो, तब इस तरह की उम्मीदें बन जाना नॉर्मल है, लाजमी है। त्यौहार का मौसम है और उसमें लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो वो उम्मीद तो लगाएंगे।
अब इसमें से कितनी चीजें हो पाई और कितनी नहीं, इस सवाल पर आने से पहले आपको देखना होगा कि तियानजिन में जो बिसात बिछी थी उसमें किसकी पोजीशन क्या थी, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन मानने वाला था कौन मनवाने वाला था। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद है सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करना। इसी तरह की बातें इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अबाउट पेज में लिखी होती हैं। 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर शंघाई 5 नाम का संगठन बनाया था। 2001 में समूह में उज़्बेकिस्तान भी शामिल हुआ और इसके बाद इस संगठन को औपचारिक रूप से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। ये इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर एरियाज में शांति को लेकर के बनाया गया था। बाद में भारत, पाकिस्तान और ईरान भी इसमें शामिल हुए और धीरे धीरे एक ताकतवर संगठन की तरह ये उभरने लगा। एससीओ की तुलना अभी नेटो की सैनिक शक्ति या ईयू की आर्थिक शक्ति के साथ नहीं की जा सकती है, ये फैक्ट है, लेकिन ये उन देशों का समूह तो जरूर है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये साथ अगर कुछ कहते हैं तो दुनिया उस तरफ ध्यान देने को मजबूर हो जाती है। मौजूदा समय में एससीओ में 9 परमानेंट देश हैं, कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जैसे अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है। भविष्य में एससीओ के सदस्य ये बन सकते हैं। अभी मीटिंग्स अटेंड करते हैं लेकिन मेंबर नहीं। अब जैसे चार्टर है, हर साल एससीओ के हेड्स ऑफ द स्टेट मिलते हैं। 23वीं जो किस्त थी इस मीटिंग की वो भारत में आयोजित की गई थी, पर वो ऑनलाइन रखी गई थी, यानी उस साल भारत में एससीओ के नेता आए नहीं थे, ऑनलाइन बात हुई। चीन के तियानजिन में 25वीं समिट जो हुई है ये ऑफलाइन थी, यानी इसके लिए लोग वहाँ सदेह पहुंचे थे। कहने को चीन को एससीओ का नेतृत्व रोटेशन से मिला है, लेकिन उसने जिस तरह से इसका आयोजन किया है उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दुनिया में ऑप्टिक्स के लिहाज से बढ़िया बताया जा रहा है। चीन ने सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर एससीओ की 100 से ज़्यादा मीटिंग्स आयोजित की। 20 से ज़्यादा देशों के मुखिया वहाँ खुद पहुँचे। पुतिन, जो यूक्रेन में लड़ाई शुरू करने के बाद से बहुत कम बाहर निकलते हैं, वो भी आए। ऊपर से इस समिट की टाइमिंग ने भी चीन का पूरा साथ दिया। इधर अमेरिका सबके पीछे पड़ा, उधर समिट के लिए नाम कंफर्म होते रहे। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि एक ऐसे देश से आते हैं जिसके साथ चीन का हजारों किलोमीटर लंबा सीमा विवाद है, आधी सदी से चल रहा है, 5 साल पहले सैनिकों की शहादत हो चुकी गलवान में, वो भी इसमें शामिल हुए। जबकि इसका मतलब साफ था कि उन्हें उस तस्वीर के फ्रेम में खड़ा होना पड़ेगा जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी खड़े थे। उस तस्वीर को भारत में लोग मीन मेक निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समर्थक बचाव कर रहे हैं कि देश के लिए करना पड़ता है ये सब भी। आलोचक कह रहे हैं कि जब एंटी पार्टी है तो फोटो खिंचवाने की आपको क्या जरूरत थी। लेकिन रुक कर जरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से उस तस्वीर को देखिए। चीन दुनिया और खासकर अमेरिका को यह दिखाने में कामयाब रहा है यहाँ कि दुनिया में किसी की किसी से लड़ाई हो, सीमा विवाद हो, एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा हो या कोई और मसला हो, हम अपने शामियाने में सभी को दावत दे सकते हैं और सभी उस न्योते का मान भी रखते हैं। ये सलाहियत एक ज़माने में सिर्फ यूएस के पास थी, अब चीन के पास भी है। इसी सब माहौल के चलते ये समिट आम एससीओ से हटकर एससीओ ऑन स्टेरॉइड्स बन गया था। स्टेरॉइड वही हार्मोन है जो लगाकर बॉडी बिल्डर अपनी बाहों में मछलियां भरते हैं। ये बात और है कि जिस तरह इंजेक्शन देकर बड़ा किया गया मुर्गा स्वाद नहीं देता, उसी तरह स्टेरॉइड्स पर चलने वाला मुक्केबाज ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाता। क्या एससीओ के साथ भी ऐसा हो सकता है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अभी एससीओ उगता सूरज है क्योंकि चीन एक उगता सूरज है। अब आते हैं इस बात पर कि उगते सूरज के मुखिया ने कहा क्या क्या। शी जिनपिंग ने अपने भाषणों में कई जगह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कोल्ड वॉर वाली मानसिकता खत्म करने की बात कही। हालांकि उन्होंने कहीं भी खुलकर यूएस का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता था कि इशारा यूएस की ही तरफ था। जिनपिंग ने इक्वल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम की बात की और ये भी कहा कि दुनिया में जो बुलिंग चल रही है वो बंद होनी चाहिए। यहाँ बुलिंग से मुराद यूएस के एक तरफा टैरिफ से थी। जिनपिंग इससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिका के इस रुख की आलोचना करते आए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी मर्जी से किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, वो गलत है। जिनपिंग ने कहा कि हम समय में पीछे मुड़कर देखें तो सब कुछ उथल पुथल भरा रहा है। इस समय में दुनिया में कई बड़े परिवर्तन आ रहे हैं जिससे दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दौर में चीन ने अपनी वैल्यूज़ को तरजीह दी है। हम सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं ताकि सुनहरे भविष्य की तरफ देखा जा सके। यहाँ जिनपिंग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। चाइनीज़ वैल्यूज़ पर वैसे भी उनका फोकस रहता है और लीडर वो बनना चाहते हैं। ये हुई खालिस एससीओ की बात। भारत के लिए मुलाकात कैसी रही? प्रधानमंत्री समिट से एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को शी जिनपिंग से
एक बायलैटरल मीटिंग के लिए मिले। 7 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री चीन में थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में दोनों नेता कजान में भी मिले थे। तब दोनों नेता ब्रिक्स समिट के लिए हिस्सा लेने गए थे रूस। तब पूर्वी लद्दाख में विवाद के बाद पेट्रोलिंग पर समझ बनी थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि डिफरेंसेस डिस्प्यूट न बनते जाएं, यानी कि अगर असहमति है तो वो झगड़े में तब्दील न हो। दोनों नेताओं ने माना कि सीमा पर शांति है, एक्नॉलेज किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी आगे जा सकते हैं जब सीमावर्ती इलाकों में शांति रह पाए। बीते दिनों दोनों मुल्कों के सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी एनएस अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई थी। तब हुई बातचीत का जिक्र मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात में हुआ। कहा गया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत के बाद अब डायरेक्ट फ्लाइट्स और वीजा फैसिलिटेशन पर बात होनी चाहिए, मतलब जल्द आपको ये होता दिख जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब भी चीन जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजा देगा। चीन इस प्रेशर टैक्टिक से इस बात को रेखांकित करता है कि वो इन दो इलाकों को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता। विदेश मंत्रालय की रीडआउट में चौथे और पांचवें पॉइंट्स में ऐसे दो कीवर्ड्स हैं जिनकी बात हम जरूर करना चाहते हैं। चौथे बिंदु में कहा गया कि व्यापार बढ़ाना है लेकिन ट्रेड डेफिसिट घटाना है। दर्शक जानते हैं कि भारत चीन के साथ व्यापार में 99 बिलियन डॉलर के घाटे में है, मतलब लगभग 9 लाख करोड़। इससे आधे घाटे के चलते भारत पर अमेरिका ने 25% ड्यूटी लगाई है। अच्छी बात है कि भारत ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा है। देखना होगा कि भारत लौटकर प्रधानमंत्री इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ नीतियों से कम नहीं किया जा सकता या मुलाकातों से। हमें अपने यहाँ कोई चीज बनाकर एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, वरना हम घाटा उठाते ही रहेंगे। सिंपल मैथ है। पांचवें पॉइंट में विदेश मंत्रालय की रीडआउट में एक और दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करते हैं। ऐसे में उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के लेंस से देखना ठीक नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे अमेरिकी दबाव से जोड़कर न देखा जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को अगले साल भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए न्योता भी दिया, 2026 में जो होगा। एक और बात है, रीडआउट बताता है कि प्रधानमंत्री चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के मेंबर और जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ काई ची से भी मिले। काई ची जिनपिंग के बेहद भरोसेमंद हैं और उनका फीडबैक सीधे जिनपिंग के पास जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत चीन से संबंध सुधारने में काफ़ी टाइम और एनर्जी लगा रहा है, सीरियस दिखने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अपनी पोजीशनिंग को भी थोड़ा बदला है। भारत ने एससीओ के उस बयान पर साइन किए जिसमें ईरान पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी की निंदा की गई थी। फैक्ट यह है कि एससीओ इस बात की निंदा करते हुए एक बयान पहले भी ला चुका है, पर उस समय भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। तो भारत संकेत दे रहा है कि वो थोड़ा बदलने को भी तैयार है। इससे इतर प्रधानमंत्री ने यह भी जरूर कहा कि आतंकवाद से लड़ने को लेकर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समिट में पहलगाम हमले की निंदा भी की गई, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, जबकि भारत की पोजीशन ये है कि हमला हो नहीं गया था, पाकिस्तान के इशारे पर करवाया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ऑब्वियस है, एससीओ चीन के प्रभुत्व वाली गोलबंदी है और समिट हो भी चाइना में रहा था। ऐसे में वो अपने छोटे बेबी पाकिस्तान का नाम किसी बयान में घिसटने देता, इसकी संभावना कम ही थी। भारत में इस दौरे को लेकर फ्रंट पेज रिपोर्टिंग हुई है, क्योंकि हमारे लिए इस दौरे की बहुत अहमियत थी। हम भी सोच रहे थे कि संडे को ही एक राजदूत करें, लेकिन कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं दिखा, तो इसलिए हमने सोचा कि मंडे ही करेंगे। इसके बरक्स चीन का रवैया ज्यादा बैलेंस था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार है पीपल्स डेली। इसके 1 सितंबर के एडिशन में जिनपिंग की एससीओ में आए नेताओं के साथ पिक्चर्स छपी हैं। इसमें बेलारूस के लुकाशेंको और मालदीव के मुइजू जैसे नेताओं के साथ जिनपिंग हाथ मिलाते दिख रहे हैं, पर प्रधानमंत्री की तस्वीर फ्रंट पेज से गायब है। जब इस बात का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने के लिए किया जाने लगा, तो लोगों ने ध्यान दिलाया कि तस्वीर तो पुतिन की भी नहीं है, लेकिन उनके साथ तो जिनपिंग ने क्या बॉन्डिंग की थी। एससीओ समिट के बीच में दोनों नेता एक तरफ खड़े थे, वहीं एक मिनी बायलैटरल टॉक उन्होंने कर लिया, ऐसा भी लिखा लोगों ने। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें पुतिन और जिनपिंग कुछ देर बात करते दिखाई देते हैं, फिर उनके अनुवादक दौड़ कर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि फ्रंट पेज पर फोटो छपे न छपे, काम हुआ कि नहीं उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। जैसे इस बात पर फोकस कि इस मौके पर तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन तीनों मिले। क्या आरआईसी को लेकर कोई बात आगे बढ़ी? ट्रंप के सताए तीनों नेताओं के बीच क्या मिलकर उन्हें जवाब देने पर कोई सहमति बनी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तस्वीरों को देखकर नहीं मिलते, न रीडआउट्स में खोजे जा सकते हैं।
हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप को ये देखकर दुख जरूर हुआ होगा। वो वैसे भी कोप भवन में है। आप जानते ही हैं कि न्योता स्वीकार करने के बाद उन्होंने इस साल के एंड में होने वाले, नवंबर में होने वाले क्वाड समिट में आने से इनकार कर दिया है। पर वक्त को कौन जानता है, हो सकता है कि ट्रंप का उस समय तक मूड बदले। वैसे भी वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता। जैसे सब सोच रहे थे कि वो ट्रूथ सोशल पर कुछ लिखेंगे एससीओ को लेकर, लेकिन उन्होंने वही सेम ओल्ड स्टोरी घसीट दी। एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने टैरिफ पर अमेरिका को कुछ ऑफर किया है। क्या ऑफर है अब तक किसी को नहीं मालूम। ट्रंप ने लिखा, लोग ये नहीं समझते कि हम भारत को कम सामान बेचते हैं और वो हमको ज़्यादा सामान बेचता है। ये भारत के हाई टैरिफ की वजह से होता है और कई दशकों से ऐसा चला आ रहा है। वन साइडेड रिलेशन है। भारत अपना ज़्यादातर तेल और मिलिट्री का सामान रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम लेता है। अब उन्होंने हमसे टैरिफ कम करने की पेशकश की है, पर अब तो काफ़ी देर हो चुकी, उन्हें काम सालों पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ पे ट्रंप सिर्फ भारत पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रहे हैं, अमेरिकी लोगों के लिए लिख रहे हैं ये सब कुछ। क्योंकि बीते दिनों अमेरिका में ये एतराज़ बड़ा होता जा रहा है कि पिछले 30 सालों में भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, उसको ट्रंप ने कैसे किसी एक चीज़ के लिए दांव पर लगा दिया। टैरिफ पुराण में वैसे भी अमेरिका में रोज़ कुछ नया होता है। पीटर नवारो ने बॉस्टन ब्राह्मणों को कोस दिया तो भारत में बहस छिड़ गई कि नवारो ने ब्राह्मणों का अपमान कैसे किया। कुछ लोग फिर समझाने लगे कि बॉस्टन ब्राह्मण का मतलब फिर कुछ और ही होता है। दूसरी तरफ अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया, कहा कि टैरिफ लगाने का हक आपको नहीं है। दरअसल अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति, कांग्रेस और कोर्ट्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हैं टैरिफ लगाने के लिए, यानी जो इमरजेंसी पावर्स है उनकी। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार, टैरिफ लगाने का अधिकार, अमेरिकी कांग्रेस का है, आपका नहीं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है और अगर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला दे देता है, जिसके चांसेस कम हैं, तो ट्रंप का टैरिफ खत्म हो सकता है। लेकिन ये सब होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। ट्रंप दुखी हैं, हम सब जानते हैं। चाहे तो प्रधानमंत्री के उस बयान में राहत खोज सकते हैं जिसमें उन्होंने चीन जाने से ठीक पहले जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ मिलकर कहा था कि हम क्वाड को मजबूत करेंगे, उसके अम्ब्रेला को बढ़ाएंगे। टैरिफ पुराण का डाइग्रेशन हो गया, लौटते हैं मेन मुद्दे पर कि चीन यात्रा का हासिल रहा क्या। अगर आप टैंजिबल चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो हम यही कह सकते हैं, कुछ खास नहीं। भारत अब भी 50% टैरिफ झेल रहा है और चीन के साथ व्यापार घाटा एग्जैक्टली कैसे कम होगा और उसके साथ पार्टनरशिप कैसे आगे जाएगी, उस पर अभी रोड मैप हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां जाकर के हमने वक्त बर्बाद कर दिया। ऐसी मुलाकातों से भविष्य के एक्शंस के लिए माहौल तैयार होता है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने काइचिन से मुलाकात की है, वो बताता है कि अब मोदी जिनपिंग से इतर एक और कम्युनिकेशन लाइन खोली जा सकती है। रही बात टैरिफ से राहत के लिए किसी सहारे की, तो इसे लेकर ऐलान तियानजिन से नहीं, दिल्ली से ही हो सकता है। अब ये क्लियर होना चाहिए सबको। हो सकता है ट्रंप जिस नेगोशिएशन की बात ट्रूथ सोशल पर लिख रहे हैं, वहीं से कोई राह खुल जाए। भारत ने वैसे भी कपास पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी का सस्पेंशन आगे बढ़ा दिया है। ये इंडियन टेक्सटाइल व्यापारियों को भी राहत देगा और अमेरिका का मूड भी ठीक रखेगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कॉटन। कुल मिलाकर बात ये रही है कि भारत और चीन एससीओ में मिल तो लिए, लेकिन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे अमेरिका की नाराजगी और बढ़ जाए। भारत टैरिफ से राहत चाहता है, लेकिन अमेरिका को और नाराज किए बगैर, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप तुरंत कहीं और मिलेगी नहीं। जिस ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 13 साल से अटका है और अगर वाकई ये जल्द पूरा हो सकता है तो अमेरिका की कीमत पर कभी नहीं होगा। यह हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। तो ये था हमारा प्रयास एससीओ मीटिंग में जो कुछ हुआ और उससे पहले बायलैटरल मीटिंग्स में जो कुछ हुआ उसको डीकंस्ट्रक्ट करने का। इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी साजिद ने और रिकॉर्ड किया है आनंद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।